Good morning. Welcome to all students. This psychology session, chapter number 6, नफ्ज़ा खलल मनोविकृतियों। आज का हमारा टॉपिक है आमोजिशी अमल के ताल्लुक़ से नफ्ज़ा खलल। आमोजिश का मतलब होता है सीखना। हमने चैप्टर नंबर 2 में भी आमोजिश की तारीफ़ सीखी थी कि सही और ख़ता के ज़रिए हम जो सीखते हैं वो है सीखने का अमल यानी कि आमोजिश यानी कि सीखना। तो सीखने के अमल के ताल्लुक़ से नफ्ज़ा खलल, उसमें फ़र्द को किस तरह की दुश्वारियाँ पैदा होती है, रुकावटें महसूस करता है और कौन कौन सी नफ्ज़ा खलल की बीमारियाँ हमें नज़र आती है, उसके मुतालिक फहमाइश हासिल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आमोजिश के ताल्लुक़ से नफ्ज़ा खलल अहद तिफ़ली में पाई जाती है, यानी बचपन से ही आमोजिश के अंदर नफ्ज़ा खलल की बीमारी हो तो अहद तिफ़ली से ही पाई जाती है। आमोजिश के अमल के ताल्लुक़ से नफ्ज़ा खलल में बच्चा आमोजिशी, उज़लाती और जिस्मानी अमाल के दरमियान तरतीब व तदरीन कायम करने में, नेज़ दिगर अफराद के हमरा पैगाम रसानी में, उनसे बात करने में रुकावटें महसूस करता हुआ नज़र आता है। यानी ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, उसके साथ तरतीब व तदरीन कायम करना, किसी को पैगाम पहुँचाने में बच्चा रुकावटें पैदा करता है, तो इसका मतलब आमोजिश के ताल्लुक़ से उसे नफ्ज़ा खलल है। इस नफ्ज़ा खलल के हामिल बच्चा नई पेचीदा मालूमात को सीखने में दुश्वारी पैदा करता है, इसी के साथ साथ अपने योमे अफ़ाल जैसे कि आईने में देखकर बाकायदा तौर पर बाल संवारना या फिर बटन बंद करना वग़ैरह की उम्र की बलागत के बमूजब उसे ज़्यादा वक्त सीखने में ज़्यादा वक्त दरकार होता है। लफ्ज़ी गैर लफ्ज़ी लिसान और मालूमात को समझने में मुश्किलात पैदा होती है। बच्चे में फ़िक्री मंतकी महारत का फुक़दान यानी कि कमी पाई जाती है। तो सबसे पहले बीमारी में से या नफ्ज़ा खलल में से हम सबसे पहले देखते हैं डिसलेक्सिया, जिसे गुजराती में भी डिसलेक्सिया कहा जाता है और अंग्रेज़ी में भी डिसलेक्सिया कहा जाता है। ये एक किस्म की नफ्ज़ा खलल है। DSM-4 में डिसलेक्सिया का शुमार आमोजिश के अमल के ताल्लुक़ से नफ्ज़ा खलल में किया गया था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद DSM-5 में इसका शुमार आमोजिश से अमल के ताल्लुक़ से खुसूसी आर्ज़े यानी मखसूस किस्म का आर्ज़े जो हमने पहले देखा उसमें किया गया था, खुसूसी तौर पर आर्ज़ सीखने के अमल में किया गया था। इसी के साथ साथ इस एक सर्वे के बमूजब अमेरिका में स्कूल पढ़ने वाले बच्चों में 17% बच्चों में ये मसला पाया गया। कितने फ़ीसद बच्चों में? 17% बच्चों में, स्कूल पढ़ने वाले बच्चों में ये मसला पाया गया। उसी के साथ साथ 2012 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत के अंदर डिसलेक्सिया का तनासुब कितना था? 9.87% जितना था। तुम्हारा 1 मार्क्स में सवाल पूछा जा सकता है कि 2012 के सर्वे के मुताबिक भारत में कितने तनासुब यानी कितने फ़ीसद बच्चों में डिसलेक्सिया पाया गया? तो 9.87% बच्चों में भारत के अंदर डिसलेक्सिया पाया गया। लड़कियों की बनिस्बत लड़कों में इसका तनासुब ज़्यादा पाया जाता है। उम्र के अलग अलग तबकात में डिसलेक्सिया अलग अलग औसाफ पाए जाते हैं, यानी कि जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिसलेक्सिया के औसाफ लक्षण अलग अलग पाए जाते हैं। लेकिन अगर इन उमूमी औसाफ को अख़ज़ करें
تو الگ الگ اوصاف ہمیں بچے میں نظر آتے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلا عہد طفلی میں نطق یعنی کہ گواہی کی مہارت میں، بولنے کی مہارت میں دیگر بچوں کے مقابلے میں تاخیری نشو و نما یعنی کہ دھیرے دھیرے نشو و نما ہوتی ہے، جلدی سے بول نہیں پاتے۔ آج کل کے بچے تو 2 سال میں 1.5 سال میں بولنے لگتے ہیں۔ اگر اس قسم کے ڈسلیکسیا نفزا خلل کے حامل بچہ گواہی کی مہارت میں یعنی کہ بولنے کی مہارت میں دوسرے بچوں کے بمقابلے تاخیری نشو و نما ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا لکشن ہے کہ لفظوں کے تلفظ میں وضاحت میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ لفظوں کے تلفظ جیسے کہ عین حلق میں سے بولا جاتا ہے نا، خواب، زید، جو میں اور زو میں جو فرق ہوتا ہے، لفظوں کے تلفظ میں دشواریاں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے نئے الفاظ سیکھنے میں اور اسی کے معاملے میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سست رفتار نیز آموختہ لفظوں کو دوبارہ یاد کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئے لفظوں کو جلدی سے سیکھ نہیں پاتے، اس کو سیکھنے میں سست رفتاری ہوتی ہے اور اس کو دوبارہ یاد کرنے میں بھی دشواری محسوس کرتے ہیں، تو ڈسلیکسیا کے حامل بچے ہوتے ہیں۔ چوتھا لکشن ہے لفظوں کو سمجھنے کی نااہلیت، یعنی جو بہت زیادہ ہارڈ الفاظ ہوتے ہیں، ہارڈ حروف ہوتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی اہلیت نہیں ہوتی۔ پانچواں لکشن ہے یکساں تلفظ والے لفظوں کے درمیان پہچاننے میں ناکامی، یعنی کہ جو لفظوں کے تلفظ یکساں ہوتے ہیں تو ان کے درمیان فرق پہچاننے میں ناکامی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے چھٹا ہے لسانی تحریری فنون میں دشواری، یعنی کہ بولنے سے لکھنے میں بھی دشواریاں، جیسے کہ ح کے بدلے میں کھ لکھنا، سین اور صاد میں فرق نہیں پہچان پانا۔ اس کے بعد WM PQ یہ دیکھنے میں سیم لفظ ہے، اوپر نیچے الٹے لفظ ہے۔ اس کے بعد B اور D بھی ہوتا ہے، تو یہ تمام لفظوں کو لکھنے میں اور لکھنے کے اندر غلطیاں کرنا۔ اس کے بعد ساتواں لکشن ہے ایک لفظ کو الگ الگ ہجوں سے لکھنا، یا مثلاً شان کو سان لکھنا، شکریہ کو سکریہ لکھنا، ہاتھ کو ہاتھ لکھنا۔ یہ تمام جس میں پرابلم ہوتی ہے وہ ڈسلیکسیا کے حامل افراد ہوتے ہیں۔ آٹھواں لکشن ہے عملی اعضاء کی ترتیب و تدوین میں دشواری، یعنی کہ عملی اعضاء یعنی گیند کو کیچ پکڑنا، سوئی میں دھاگا پرونا، منکے پرونا، جوتے کا فتنہ باندھنا، یعنی جو ٹپیکل کام ہوتے ہیں تو تمام کاموں میں دشواری پیدا ہونا۔ اس کے بعد 9واں لکشن ہے پڑھائی میں دشواری پیدا ہونا، جیسے کہ جس میں کلاس روم میں سب طلباء کے بیچ میں کھڑے ہو کر بولنا اور جھجک کا احساس کرنا، اگر جواب آتا ہوا پھر بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کتنے بچوں میں ایسا ہوتا ہے، جھجک محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد 10واں لکشن ہے تعلیمی تحصیل کے حصول کے لیے تحریک کا فقدان۔ تو تمام 10 لکشن پائے گئے ہیں ڈسلیکسیا میں۔ ڈسلیکسیا ایک قسم کا نفذہ خلل ہے جو بہت سارے بچوں میں پایا جاتا ہے۔ آپ میں سے بھی اتنے سارے لکشنوں میں سے کوئی ایک لکشن پایا گیا اور جس میں 10 لکشنوں میں سے بہت زیادہ مقدار میں یہ لکشن پائے جاتے ہوں، تو اس کا مطلب اس بچے کو ڈسلیکسیا نفذہ خلل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا ہے کہ لڑکیوں کی بنسبت لڑکوں میں اس کا تناسب زیادہ پایا جاتا ہے،
भारत में इसका तनासुब 9.87 था 2012 में। विरासती हस्बी निज़ाम की खामी होने की वजह से भी इस आर्ज़े को आर्ज़ा कहने के बजाय हम नाअहलियत या गैर मुस्तादी कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इसे कोई बीमारी नहीं बल्कि विरासत में मिली है, इसीलिए इसको हम आर्ज़ा ना कहने के बजाय नाअहलियत भी कह सकते। इसी नाअहलियत के हामिल फ़र्द मुनासिब तरबियत दी जाए तो वो उससे वक़ूफ़ पज़ीर नाअहलियत शनाख्त करके उसकी नशोनुमा करके बच्चे की ज़िंदगी में यकीनी तौर पर तरक्की कर सकता है। आपने फ़िल्म तारे ज़मीं पर तो देखा ही होगा। फ़िल्म तारे ज़मीं पर इसकी बहुत अच्छी बेहतरीन मिसाल है। अगर जिसने नहीं देखा होगा वो भी आज देख लेना फ़िल्म तारे ज़मीं पर, जिसमें तमाम चीज़ें बताई गई है। इसमें तमाम लक्षणें पाए जाते हैं जो हस्बी निज़ाम के ज़रिए विरासत के तौर पर भी हमें मिलती है, लेकिन हम उसकी अगर उसको तरबियत दी जाए, उसकी कमियों को शनाख्त करके उसमें नशोनुमा की जाए, उसको सुधारा जाए तो यकीनी तौर पर हम उसमें तरक्की कर सकते हैं, गलतियों को सुधार सकते हैं और वो एक मिसाल के तौर पर हम उसको एक यकीनन मिसाल बना सकते हैं। इसके अलावा हकीकी ज़िंदगी की मिसालें भी बहुत हैं, जैसे थॉमस एडिसन है, जॉर्ज वाशिंगटन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है। इनकी ज़िंदगियों के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो ये तमाम जितने भी लोग थे ये अहद तिफली में डिसलेक्सिया के हामिल ही थे, लेकिन आगे जाके इतने बड़े साइंसदान बने, नफ्सियातदां बने, ये तमाम चीज़ें उन्होंने ईजाद की। तो उनके अंदर आई हुई कमी को उन्होंने शनाख्त किया, उसकी नशोनुमा की और उसके अंदर तरक्की की और दुनिया के अंदर एक बेहतरीन मिसाल बन के बताए। तो बच्चों के अंदर भी ऐसे औसाफ नज़र आते हो या कोई अफराद के अंदर, तो हम उसमें सुधार ला सकते हैं, उसको शनाख्त करके उसकी नशोनुमा कर सकते हैं, उसको तरबियत दे सकते हैं। तरबियत दी जाए अगर उसे, तो यकीनन तौर पर हम उसमें तरक्की कर सकते हैं और उससे उस मसले के हल से निकाल सकते हैं।